हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित रंगभूमि उपन्यास का भाग 40 देखने वाले हैं। इसके पहले कि जो भी सारे भाग हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड हो गए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लें, सुन लें। बहुत अच्छे हैं, अच्छा है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पूरे उपन्यास को पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग इस उपन्यास को पढ़ना शुरू करते हैं। भाग 40। मिल के तैयार होने में अब बहुत थोड़ी कसर रह गई थी। बाहर से तंबाकू की गाड़ियां लदी जाती आती थी। किसानों को तंबाकू बोने के लिए दादनी दी जा रही थी। गवर्नर से मिल को खोलने का रस्म अदा करने के लिए प्रार्थना की गई थी और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था कि तिथि निश्चित हो चुकी थी। इसीलिए निर्माण कार्य को उस तिथि तक समाप्त करने के लिए बड़े उत्साह से काम किया जा रहा था। उस दिन तक कोई काम बाकी ना रहना चाहिए। मज़ा तो जब आए कि दावत में इसी मिल का बना हुआ सिगार भी रखा जाए। मिस्टर जॉन सेवक सुबह से शाम तक उन्हीं तैयारियों में दता चिंता रहते थे। यहाँ तक कि रात को दोगुनी मजदूरी देकर काम कराया जा रहा था। मिल के आसपास पक्के मकान बन चुके थे। सड़क के दोनों किनारों पर और निकट के खेतों में मजदूरों ने झोपड़ियाँ डाल ली थी। एक मील तक सड़क के दोनों और झोपड़ियों की श्रेणियों ही नजर आती थी। यहाँ बड़ी चहल पहल रहती थी। दुकानदारों ने भी अपने अपने छप्पर डाल लिए थे। पान, मिठाई, नाच, गुड़, घी, साग, भाजी और मादक वस्तुओं की दुकानें खुल गई थी। मालूम होता था कोई पेट है। मिल के परदेसी मजदूर, जिन्हें ना बिरादरी का भय था ना संबंधियों का लिहाज, दिन भर तो मिल में काम करते, रात को ताड़ी शराब पीते, जुआ नित्य होता था। ऐसे स्थानों पर उल्टाएं भी आ पहुँचती थी। यहाँ भी एक छोटा मोटा चकला आबाद हो गया था। पांडेपुर का पुराना बाजार सर्द होता जा रहा था। मिठवा, धीसू, विद्याधर तीनों अक्सर इधर सैर करने आते और जुआ खेलते। धीसू तो दूधा बेचने के बहाने आता, विद्याधर नौकरी खोजने के बहाने और मिठवा केवल उन दोनों के साथ देने आया करता था। 10-11 बजे रात तक वो वही बाहर रहती थी। कोई चाट खा रहा है, कोई तंबोली की दुकान के सामने खड़ा है, कोई बेस्याओं के विनोद कर रहा है। अश्लील हास परिहास, लज्जास्पद नेत्र कटाक्ष और कुवासनापूर्ण हाव भाव का अविरल प्रभाव होता रहता था। पांडेपुर में ये दिलचस्पियाँ कहाँ। लड़कों की हिम्मत न पड़ती थी कि ताड़ी के दुकानों के सामने खड़े हो, कहीं घर का कोई आदमी देख न ले। युवकों की मजाल न थी कि किसी स्त्री को छेड़े, कहीं मेरे घर जाकर कह न दे। सभी एक दूसरे के संबंध रखते थे। यहाँ वे रुकावटें कहाँ। प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र था। उसे ना किसी का भय था ना संकोच। कोई किसी पर हंसने वाला न था। तीनों ही युवकों को मना किया जा सकता था, वहाँ न जाए करो। जाओ भी तो अपना काम करके आया करो। किंतु जवानी दीवानी होती है, कौन किसी की सुनता है। सबसे बुरी दशा बजरंगी की थी। धीसू नित रुपये आड़ आने उड़ा लिया करता। पूछने पर बिगड़कर कहता, क्या मैं चोर हूँ। एक दिन बजरंगी ने सूरदास से कहा, सूरे, लड़के बर्बाद हुए जाते हैं, जब देखो चकले में ही डटे रहते हैं। जिसवा ने चोरी की बान कभी ना थी, अब ऐसा धड़ लपका हो गया है कि 100 जतन से पैसे रख लो, खोजकर निकाल लेता है। जगधर सूरदास के पास बैठा हुआ था। ये बातें सुनकर बोला, मेरी भी वही दशा है भाई। विद्याधर को कितना पढ़ाया लिखाया, मिडिल तक खींच खाच कर ले गया, अब भूखा रहता था। घर के लोग कपड़ों को तरसते थे, मगर उसके लिए किसी बात की कमी न थी। आशा थी 4 पैसे कमाएगा, मेरा बुढ़ापा कट जाएगा, घर बार संभालेगा, बिरादरी में मर्यादा बढ़ाएगा। अब रोज वहाँ जाकर जुआ खेलता है। मुझसे बहाना करता है कि वहाँ एक बाबू के पास काम सीखने जाता हूँ। सुनता हूँ किसी औरत से उसकी अजमाई हो गई है।
अभी पुतली घर में कई मजदूर उसे खोजते हुए मेरे पास आ पहुँचे थे। उसे पा जाए तो मारपीट करे। वे भी उसी औरत के आसना था। मैंने हाथ पैर पकड़कर उसको विदा किया। यह कारखाना क्या खुल गया, हमारी तबाह आ गई। क्या फ़ायदा हुआ? 4 पैसे की आमदनी है। पहले एक ही खोचा ना बिकता था, अब 3-3 बिक जाते हैं। लेकिन ऐसा सोना किस काम का जिससे कान काटे। बजरंगी आजी बुजुआ ही खेलता तब तो गरीमत थी। हमारा धीसू तो आवारा हो गया है। देखते नहीं हो सूरत कैसी बिगड़ गई है, किसी देह निकल गई है। मुझे पूरी आशा थी कि अब दंगल मारेगा। अखाड़े में कोई पट्टा उसके जोड़ ही नहीं दे है, मगर जब से चकले की चाड़ पड़ गई है, दिन दिन उथूलता रहता है। दादा को तुमने देखा ना था, 10-5 कोस के इर्द गिर्द कोई उनसे हाथ ना मिला सकता था। चुटकी से सुपारी तोड़ देते थे। मैंने भी जवानी में कितने ही दंगल मारे, तुमने तो देखा ही था। उस पंजाबी को कैसे मारा था। 500 इनाम भी पाए और अखबारों में दूर दूर तक नाम भी हो गया। कभी किसी माई के लाल ने मेरी पीठ की धालू नहीं लगाई तो बात क्या थी। लंगोटे में सच्चे थे, मोछें निकल आई थी। तब तक किसी औरत का मुंह ना देखा था। ब्याह हो गया तब भी मेहनत कसरत का धानों में औरत का ध्यान नहीं गया करते थे। उसी से बल पर अब भी दावा है कि 10-5 का सामना हो जाए तो छक्के छुड़ा दूं। पर इस लौंडे का डूंडा डुबा दिया। पूरे उस्ताद कहते हैं कि उसने के दम पर नहीं है। जहाँ दो पकड़ गए बस भौरे की तरफ हाँपने लगता है। सूरदास, मैं अंधा आदमी लौंडों का यह करतूत क्या जानूं। पर सुभागी कहती है मिठवा के ढंग अच्छे नहीं हैं। जब से टेशन की कुली हो गया है, रुपए 8 आने रोज कमाता है। मुद्दा कसम ले लो, जो घर में 1 पैसा भी देता हो, भोजन मेरे सिर पर करता है। जो कुछ पाता है नशे पानी में उड़ा देता है। जगधर, तुम भी झूठ मूठ लाज ढो रहे हो, निकाल क्यों नहीं देते घर से। अपने सिर पड़ेगी तो आटे दाल का भाव मालूम होगा। अपना लड़का हो तो एक बात है, भाई भतीजे किसके होते हैं। सूरदास, पाला तो लड़के की ही तरह, दिल ही नहीं मानता। जगधर, अपना बनाने में थोड़े ही अपना हो जाएगा। ठाकुर दिन भी आ गया था। जगधर की बात सुनकर बोला, भगवान ने क्या तुम्हारे कर्म में कांटे ही बोना लिखा है, किसी की भी भला नहीं देख सकते। सूरदास, उसके मन में जो आए करे, पर मेरे हाथ में यह नहीं हो सकता कि मैं आप खाकर सो जाऊं और उसकी बात ना पूछूं। ठाकुर दिन, कोई बात करने से पहले सोच लेना चाहिए कि सुनने वाला का अच्छी लगेगा या बुरी। जिस लड़के को बालपन से पाला और इस तरह पाला कि कोई अपने बेटे का भी ना पालता होगा, उसे अब छोड़ दे। जमुनी, अब के कलयुग लड़के जो कुछ ना करे थोड़े हैं। अभी दूध का दांत नहीं टूटे। सुभागी ने धीसू का गोंद खिलाया है, सो आज से ही उसी से दिल लगी करता है। छोटे बड़े का लिहाज उठ गया। वह तो कहो सुभागी की काठी अच्छी है, नहीं बाल बच्चे हुए होते तो धीसू से जेठ होते। यहाँ तो ये बातें हो रही थी, उधर तीनों लौंडे नयाग्राम के दलान पर बैठे हुए मसूबे बंधा रहे थे। धीसू ने कहा, सुभागी मारे डालती है, देखकर यही जी चाहता है कि गले लगा ले। सिर पर साग का टोकरी लाद कर बल खाती हुई चलती है, 100 जान से लेती है, बड़ी काफर है। विद्याधर, तुम तो हो घमंड, पढ़े लिखे तो हो ही नहीं, बात क्या समझो। मासूक कभी अपने मुंह में थोड़े ही कहता है कि मैं राजी हूँ। उसकी आंखों में तार जाना चाहिए। जितना ही बिगड़े उतनी ही दिल से राजी समझो। कुछ पढ़े हुए होते तो जानते कि औरत कैसे नखरे करती है। मिठवा, पहले सुभागी मुझसे भी इसी तरह बिगड़ती थी। किसी तरह हत्ते ही न चढ़े, बात तक न सुने। पर मैंने हिम्मत करके एक दिन कलाई पकड़ ली और बोला, अब ना छोड़ेंगे, चाहे मार ही डाल। मरना तो एक दिन है ही, तेरे ही हाथे मरूंगा। यूं भी तो मर रहा हूँ, तेरे हाथे मरूंगा तो सीधो सड़क जाऊंगा। पहले तो बिगड़कर गालियाँ देने लगी, फिर कहने लगी छोड़ दो, कहीं कोई देख ले तो गजब हो जाए। मैं तेरी बुआ लगती हूँ। पर मैंने एक ना सुनी, बस फिरका था, उसी दिन से आ गई चुंगुल में।
मिठुआ अपनी प्रेम विजय की कल्पित कथाएं करने में निपुण था। निरक्षर होने पर भी गप्पे मारने में उसका विद्याकर्ष को मात कर दिया था। अपनी कल्पनाओं में कुछ ऐसा ही रंग भरता था कि मित्रों के उस पोड़े पर विश्वास आ जाता था। धीसू बोला, क्या करूं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। डरता हूं कहीं शोर न मचा दे तो आफत आ जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई थी? विद्याधर, तुम्हारा सिर जाहिर चपाट हो तो मासूक अपने आशिक का आजमाता है कि इससे कुछ जीवट भी है कि यूं छैला बना फिरता है। औरत उसी को प्यार करती है जो दिल अवर हो, निडर हो, आग में कूद पड़े। दिशु, तुम तैयार हो? विद्याधर, हाँ, आज ही। मिठुआ, मगर देख लेना, दादा द्वार पर नीम के नीचे सोते हैं। दिशु, इनका क्या डर, एक धक्का दूंगा, दूर जाके गिरेंगे। तीनों मिस कोट करते इस षड्यंत्र के दाव पेश सोचते हुए कुली बाजार की तरफ चले गए। वहाँ तीनों ने शराब पी 10-11 बजे रात तक बैठे गाना बजाना सुनते रहे। मंदिलाओं में स्वर्गहीन कानों के लिए संगीत की कभी कमी नहीं रहती। तीनों नशे में चूर होकर लौटे तो धीसू बोला, सलाह पक्की है ना, आज वारा निहारा हो जाए, जीत पड़े या पट। आधी रात हो चुकी थी। चौकीदार पहरा देकर जा चुका था। धीसू और विद्याधर सूरदास के द्वार पर आए। धीसू, तुम आगे चलो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। विद्याधर, नहीं, तुम जाओ, तुम गंवार आदमी हो, कोई देख लेगा तो बात भी ना बना सकेगा। नशे में धीसू को आपे से बाहर कर रखा था। कुछ यह दिखाना भी मंजूर था कि तुम लोग मुझे जितना बोधा समझते हो उतना बोधा नहीं हूँ। झोपड़ी में घुस ही तो पड़ा और जाकर सौभागी के बाह पकड़ ली। सौभागी चौंक कर उठ बैठी और जोर से बोली, कौन है? हट। धीसू, चुप चुप, मैं हूँ। सौभागी, चोर 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 चोर। सूरदास चका उठकर मड़ैया में जाना चाहता था कि किसी ने उसे हाथ पकड़ लिया और डांट कर पूछा, कौन है? जब कुछ उत्तर ना मिला तब उसने उस आदमी के हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया, चोर चोर। मोहल्ले के लोग ये आवाज़ें सुनते ही लाठियाँ लेकर निकल पड़े। बजरंगी ने पूछा, कहाँ गया, कहाँ? सौभागी बोली, मैं पकड़े हुए हूँ। सूरदास ने कहा, एक को मैं पकड़े हुए हूँ। लोगों ने आकर देखा तो भीतर सौभागी धीसू को पकड़े हुए है, बाहर सूरदास विद्याधर को। मिठुआ नयाग्राम के द्वार पर खड़ा था। यह हुल्लड़ सुनते ही भाग खड़ा हुआ। एक क्षण में सारा मोहल्ला टूट पड़ा। चोर को पकड़ने के लिए बिरले से ही निकलते हैं। पकड़े गए चोर पर 5 तालियां जमाने के लिए सभी पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर देखते हैं ना चोर का भाई, बल्कि अपने ही मोहल्ले के लोंडे हैं। एक स्त्री बोली, यह जमाने की खूबी है कि गांव घर की विचार उठ गया, किसकी आबूरी बचेगी। ठाकुर दीन, ऐसे लोंडों को सिर काट लेना चाहिए। नयाग्राम, चुप रहो ठाकुर दीन, यह गुस्सा करने की बात नहीं, रोने की बात है। जगदर, बजरंगी जामुनी सिर झुकाए चुप खड़े थे, मुंह से बात ना निकलती थी। बजरंगी को तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि धीसू का गला घोट दे। यह जमाव और हलचल देखकर कोई कांस्टेबल भी आ पहुँचे। अच्छा शिकार फंसा, मुट्ठियाँ गर्म होगी। तुरंत दोनों युवकों की कलाइयाँ पकड़ ली। जामुनी ने रोकर कहा, ये लौंडे मुंह में कालिख लगाने वाले हैं। अच्छा होगा 6-6 महीने की सज़ा काट आए, तब इनकी आंखें खुलेगी। समझते समझते हार गई कि बेटा कुल्हा मत चलो, लेकिन कौन सुनता। अब जाके चक्की पीसो, इससे तो अच्छा था कि 5 ही रहती। नयाग्राम, अच्छा, अब अपने अपने घर जाते जाओ, जमादार लौंडे हैं, छोड़ दो, आओ चले। जमादार, ऐसा ना कहो पांडा जी, कोतवाल साहब को मालूम हो जाएगा तो समझेंगे इन सबों ने तो लेकर छोड़ दिया होगा। नयाग्राम, क्या कहते हो सूर्य, अब ये लोग जाए ना? ठाकुर दीन, हाँ, और क्या, लड़कों के भूल चूक हो ही जाती हैं। काम तो बुरा किया, पर अब जाने दो, जो हुआ सो हुआ। सूरदास, मैं कौन होता हूँ कि जाने दूँ? जाने तो कोतवाल डिप्टी हकीम लोग। बजरंगी, सूर्य भगवान जानता है, जान का डर ना होता तो इस दुष्ट को कच्चा ही चबा जाता। सूरदास, अब तो हकीम लोगों के हाथ में है, छोड़े चाहे सजा दे। बजरंगी, तुम कुछ ना कहो तो कुछ ना होगा,
जमींदारों को हम मना लेंगे। सूरदास तो भैया साफ साफ यह बात है कि मैं बिना सरकार में रिपोर्ट किए ना मानूंगा, चाहे सारा मोहल्ला मेरा दुश्मन हो जाए। बजरंगी, यह क्या हुआ? यही होगा सूरदास, गांव घर टोले मोहल्ले का कुछ लिहाज ना करोगे। लड़के से भूल चूक हो गई, अब उनकी ज़िंदगी खराब करने से क्या मिलेगा। जगधर, सुभागी ही कहाँ की देवी है, जब से भैरव को छोड़ दिया सारा मोहल्ला उसका रंग ढंग देख रहा है। बिना पहले की साड़ गांठ के कोई किसी के घर नहीं घुसता। सूरदास, तो यह सब मुझसे क्यों कहते हो भाई? सुभागी देवी हो चाहे हरजाई हो, वह जाने उसका काम जाने। मैंने अपना घर में चोरों को पकड़ा है, उसके थाने में ज़रूर इल्तिमा दूंगा। थाने वाले ना सुनेंगे तो हकीम से कहूँगा। लड़के लड़कियों की राह रहें तो लड़के हैं, सौदे की राह चले तो सौदे हैं। बदमाशों से और क्या सींग पूछ होती है। बजरंगी, सूर्य कह देता हूँ खून हो जाएगा। सूरदास, तो क्या हो जाएगा? कोई मेरा नाम को रोने वाला बैठा है। नायकराम ने वहाँ ठहरना व्यर्थ समझा, क्यों नींद खराब करे, चलने लगे। तो जगदर ने कहा, पंडित जी तुम भी जाते हो, यहाँ क्या होगा? नायकराम ने जवाब दिया, भाई सूरदास मानेगा नहीं, चाहे लाख कहो। मैं भी यह कह चुका, कहो तो हाथ पैर पकड़ूं, पर होना हवाना कुछ नहीं। धीसू और विद्या की तो बात ही क्या, मिठवा भी होता तो सूर्य उसे भी छोड़ देता, जिद्दी आदमी है। जगदर, ऐसा कहाँ कि धन्ना सेठ है कि अपने घर में ही करेगा। तुम चलो, जरा डटकर कहो तो। नायकराम लौटकर सूरदास को बोले, सूर्य कभी कभी गांव भर के साथ मुकाबला भी करना पड़ता है। लड़कों की ज़िंदगी खराब करके क्या पाओगे? सूरदास, पांडा जी तुम भी औरों की सी बात करने लगे। दुनिया में वही निभाव है या नहीं? क्या औरत की आबारू कुछ नहीं होती? सुभागी गरीब है, अबला है, मजूरी करने अपना पेट पालती है, इसीलिए जो कोई चाहे उसका आबारू बिगाड़ दे, जो चाहे उसे हरजाई समझ ले। सारा मोहल्ला एक हो गया, यहाँ तक दोनों चौकीदार भी मोहल्ले वालों की सी बातें सुनने लगे। एक बोला, औरत खुद हरजाई है। दूसरा, मोहल्ले में आदमी चाहे तो खून पचा ले, यह कौन सा बड़ा जुर्म है। पहला, सताहत ही ना मिलेगी तो जुर्म क्या साबित होगा? सूरदास, सताहत तो जब ना मिलेगी जब मैं मर जाऊंगा, वह हरजाई है। चौकीदार, हरजाई तो है ही, एक बार नहीं 100 बार उसे बाजार की तरकारी बेचते और हंसते देखा है। सूरदास, तो बाजार में तरकारी बेचना और हंसना हरजाइयों का काम है। चौकीदार, अरे तो जाओगे तो थाने ही तक ना, वहाँ भी तो हम ही से रपट करोगे। नायकराम, अच्छी बात है, इसे रपट करने दो, मैं देख लूँगा। दरोगा जी, कोई बिगाड़ने आदमी नहीं है। सूरदास, हाँ, दरोगा जी के मन में जो आए करे, 10-5 उनके साथ है। नायकराम, कहता हूँ मोहल्ले में ना रहने पाओगे। सूरदास, जब तक जीता हूँ तब तक तो रहूँगा, मरने के बाद देखी जाएगी। कोई सूरदास को धमकाता था, कोई समझाता था। वहाँ वही लोग रहे गए थे जो इस मुकाबले में दवा देना चाहते थे। जो लोग इस आगे बढ़ाने के पक्ष में थे, वे बजरंगी और नायकराम के भय से कुछ कह ना सकने के कारण अपने अपने घर चले गए थे। इन दोनों आदमियों के बैर मोल लेने की किसी की हिम्मत न थी, पर सूरदास अपनी बात पर ऐसा अड़ा कि किसी भांति मानता ही ना था। अंत में यही निश्चय हुआ कि इसे थाने जाकर रपट कर देने दो, हम लोग थानेदार की ही रोजी कर लेंगे, 10-20 रुपये का गम खाएंगे। नायकराम, अरे वही लाला थानेदार है ना, उन्हें मैं चुटकी बजाते बजाते गांठ लूँगा, मैं पुरानी जान पहचान है। जगधर, पंडा जी मेरे पास तो रुपये भी नहीं हैं, मेरी जान कैसे बचेगी? नायकराम, मैं भी तो परदेश से लौटा हूँ, हाथ खाली है, जाके कहीं रुपये का फकीरी करो। सूरदास, मैं सूर्य को अपना हितू समझता था, जब कभी काम पड़ा था उसकी मदद की थी, इसी के पीछे भैरव की दुश्मनी हुई और अब भी यह मेरा ना हुआ। नायकराम, यह किसी की नहीं है, जाकर देखो, जहाँ से देखो सके 25 रुपये तो ले ही आओ। जगधर, भैया रुपये किससे मांगने जाऊँ, कौन
पति आएगा। नेकराम, अरे विद्या की अम्मा को कोई गहना ही मांग लो, इस वक्त तो प्राण बचे, फिर छुड़ा ले देना। जगदर बहाने करने लगा, वह झल्ला तक ना देगी, मैं मर भी जाऊं तो वह कफन के लिए रुपए भी ना निकालेगी। वह कहते कहते रोने लगा। नेकराम की उस पर दया आ गई, रुपये देने का वचन दे दिया। सूरदास प्रातःकाल थाने की ओर चला तो बजरंगी ने कहा, सूर्य तुम्हारे सिर पर मौत खेल रही है, जाओ जमुनी। सूर्य के पैरों पर लिपट गई और रोती हुई बोली, सूर्य तुम हमारे बैरे ना हो जाओगे, यह कभी आशा ना थी। बजरंगी ने कहा, नीच है और क्या, हम इनको पालते ही चले आते हैं, भूखे कभी सोने नहीं दिया, बीमारी आरामी में कभी साथ ना छोड़ा, अब कभी दूध मांगने आया तो खाली हाथ नहीं जाने दिया। इसकी नेकी का यह बदला, सच कहा है अंधों का मुरवत नहीं होती एक फसील के पीछे। नैग्राम पहले ही लपक कर थाने जा पहुँचे और थानेदार का सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, 50 का डोल है, कम ना ज़्यादा, रपट ही ना लिखिए। दरोगा ने कहा, पन्ना जी जब तुम बीच में पड़े हुए हो तो 150 की कोई बात नहीं, लेकिन अंधों को मालूम हो जाएगा कि रपट नहीं लिखी गई तो सीधा डिप्टी साहब के पास जा पहुंचेगा, फिर मेरी जान आफत में पड़ जाएगी। निहायत रुखा अफसर है, पुलिस का तो जानी दुश्मन ही समझो, अंधा यूँ मानने वाला आसामी नहीं है। जब इसके चातरी के राजा साहब को चने दबवा दिए तो दूसरे की कौन गिनती है। बस यही हो सकता है कि मैं तस्लीम करके आऊं तो आप लोग किसी का सदाहत ना देने दें, अहम सबूत का मुकाबला खारिज हो जाएगा। मैं इतना ही कर सकता हूं कि शहादत के लिए किसी को दबाऊंगा नहीं, गवाहों के बयान में भी कुछ काट छाट कर दूंगा। दूसरे आदमी संध्या समय दरोगा जी तहकीकात करने आए। मोहल्ले में सब आदमी जमा हो गए, मगर जिससे पूछो यही कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने रात को किसी की चोर चोर आवाज़ नहीं सुनी, मैंने किसी को सूरदास द्वार पर नहीं देखा, मैं तो घर का द्वार बंद किए पड़ा सोता था। यहाँ तक कि ठाकुर दीन ने भी साफ साफ कहा, मैं कुछ नहीं जानता। दरोगा ने सूरदास पर बिगड़ कर कहा, झूठी रपट है बदमाश। सूरदास, रपट झूठी नहीं है, सच्ची है। दरोगा, तेरे कहने से सच्ची मान लो, कोई गवाह भी है। सूरदास ने मोहल्ले वालों को संबोधित करके कहा, यारो सच्ची बात कहने में मत डरो, मेल मुआवत इसे नहीं कहते कि किसी औरत की आबरू बिगाड़ दी जाए और लोग उसी पर पर्दा डाल दें। किसी के घर में चोरी हो जाए तो लोग छिपा ले, अगर यही हाल रहा तो समझ लो कि आबरू ना बचेगी। भगवान ने सभी को बेटियां दी है, कुछ उसका ख्याल करो। औरत की आबरू कोई हंसी खेल नहीं है, इसके पीछे सिर कट जाते हैं, लहू की नदी बह जाती है। मैं और किसी को नहीं पूछता ठाकुर दीन, तुम्हें भगवान का भय है, पहले तुम ही आए थे, तुमने यहाँ क्या देखा? क्या मैं और सुभागी दोनों धीसू और विद्याधर के हाथ पकड़े हुए थे? देखो मुंह देखी नहीं, साथ कोई न जाएगा। जो कुछ देखा हो सच कह दो। ठाकुर दीन धर्म भीरू प्राणी था, ये बात सुनकर भयभीत हो गया और बोला, चोरी डाके की बात तो मैं कुछ नहीं जानता, यही पहले भी कह चुका हूँ, बात बदलनी नहीं आती। हाँ, जब मैं आया तो तुम और सुभागी दोनों लड़की को पकड़े चिल्ला रहे थे। सूरदास, मैं उन लोगों को उसके घर से तो नहीं पकड़ लाया था। ठाकुर दीन, यह देव जाने। हाँ, चोर चोर की आवाज़ें मेरे कान में सुनाई दी थी। सूरदास, अच्छा अब मैं तुमसे पूछता हूँ जमादार, तुम आए थे ना, बोलो यहाँ जमाव था कि नहीं? चौकीदार ने ठाकुर दीन को फुटते देखा तो डरा कि कहीं अंधा 2-4 आदमियों को और फोड़ लेगा तो हम झूठे पकड़ लेंगे। बोला, हाँ जमाव क्यों नहीं था? सूरदास, थीसू और सुभागी पकड़े हुए थे कि नहीं? विद्याधर को मैं पकड़े हुए था कि नहीं? चौकीदार, चोरी होते हमने नहीं देखी। सूरदास, हम इन लड़कों को पकड़े थे कि नहीं? चौकीदार, हाँ पकड़े तो थे, पर चोरी होते नहीं देखी। सूरदास, दरोगा जी अभी शहादत मिली कि और दूं? यहाँ लंगे लुच्चे नहीं बचते, भले मानसों की ही बचती है। कहिए बजरंगी से कहला दूं, कहिए खुद धीसू से कहला दूं, कोई झूठी बात ना कहेगा। मुरवत की जगह होती है, मोहब्बत की जगह है।
मुरव्वत की मोहब्बत के पीछे कोई अपना परलोक ना बिगाड़ेगा। बजरंगी ने देखा अब लड़के की जान नहीं बचती तो अपना ईमान क्यों बिगाड़े। दरोगा के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, दरोगा जी, सूर्य जो बात कहते हैं वह ठीक है। जिसने जैसे करनी है वैसे भोगे, हम क्यों अपनी आकबत बिगाड़े। लड़का ऐसा नालायक ना होता तो आज मुंह में काली क्यों लगती। अब उनके चलन ही बिगड़ गया तो मैं कहाँ तक बचाऊंगा। सजा भोगेंगे तो आंखें खुलेगी। हवा बदल गई। एक क्षण में साथियों से तांगा बंधा गया। दोनों अभियुक्त हिरासत में ले लिए गए। मुकदमा चला। 3-3 महीने की सजा हो गई। बजरंगी और जगधर दोनों सूरदास के भक्त थे। नयकराम का यह काम था कि सब किसी को सूरदास का गुण गाया करे। अब ये तीनों उनके दुश्मन हो गए। 2 बार पहले भी वह अपने मोहल्ले का द्रोही बन चुका था, पर उन दोनों अफसरों पर किसी की उसकी जात से इतना आघात न पहुंचा था। अब की तो उसकी घोर अपराध किया था। जमुनी जब सूरदास को देखती तो 100 काम छोड़कर उसे कोसती। सौभागी को घर से निकलना मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि मिठवा ने भी साथ छोड़ दिया। अब वह रात का स्टेशन पर ही पड़ा रह जाता। अपने साथियों की दशा में उसकी आंखें खोल दी। नयकराम तो इतने बिगड़े कि सूरदास के द्वार पर रास्ता ही छोड़ दिया। चक्कर खाकर आते जाते बस अपने संबंधियों में ये देखिए एक भैरव ही रह गया था। हाँ, कभी कभी दूसरे की निगाह बजाकर ठाकुर दिन कुशल समाचार पूछ जाता और दयागिरी भी उससे कन्नी काटते लगे कि कहीं लोग उसके मित्र समझकर मेरी दक्षिणा भिक्षा न बंद कर दे। सत्य और के मित्र कम होते हैं, शत्रुओं के कहीं कम। इसी के साथ हमारा यह 40 चैप्टर भी समाप्त होता है। अब हम लोग 41 चैप्टर देखेंगे। तो चलिए बिना लेट के भी हम लोग ये भी चैप्टर समाप्त करते हैं। 41। प्रभु सेवक ने 3 वर्ष पहले अमेरिका में रहकर और हजारों रुपये खर्च करने का जो अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया था वह मिस्टर जॉन सेवक उसकी संगिनी से उतने ही महीने में प्राप्त कर लिया। इतने ही नहीं, प्रभु सेवक की भांति यह केवल बतलाए हुए मार्ग पर आंख बंद करके चलने पर भी संतुष्ट न थे। उनकी निगाह आगे पीछे दाएं बाएं भी रहती थी। विशेषयों एक संकीर्णता होती थी जो उनकी दृष्टि में सम्मिलित कर देती है। वह किसी विषय पर स्वाधीनता होकर विस्तृत दृष्टि नहीं डाल सकते। नियम, सिद्धांत और परंपरागत व्यवहार उन्हीं दृष्टि में फैलने नहीं देते। वैद्य प्रत्येक रोग की औषधि ग्रंथों में खोजता है। वह केवल निदान का दास है, लक्षणों का गुलाम। वह यह नहीं जानता कि कितने ही रोगों की औषधि लुकमान के पास भी ना थी। सहज बुद्धि और सूक्ष्मदर्शी नहीं होती तो संकुचित भी नहीं होती। वह हर एक विषय पर व्याप्त रीति से विचार कर सकती है, जरा सी बातों पर उछलकर नहीं रह जाती। यही कारण है कि मंत्री भवन में बैठा हुआ सेनापति पर शासन करता है। प्रभु सेवक से पृथक हो जाने से मिस्टर जॉन सेवक लेस मात्रा भी चिंतित नहीं हुए थे। वह दूने उत्साह से काम करने लगे। व्यवहार कुशल मनुष्य थे। जितनी आसानी से कार्यालय में बैठकर बही लिख लेते थे, उतनी ही आसानी से अवसर पड़ने पर इंजन के पहियों पर भी चला सकते थे। पहले कभी कभी सरसरी निगाह से मिल को देख लिया करते थे, अब नियमानुसार और यथा समय जाते। बहुधा दिन को भोजन करते और शाम को घर जाते। अब कभी रात के 9-10 बजे जाते। वह प्रभु सेवक को दिखा देना चाहते थे कि मैंने तुम्हारे ही बलबूते पर यह काम नहीं उठाया है। कवि के ना बोलने पर भी दिन निकल ही आता है। उनके धान प्रेम का आधार संतान प्रेम न था, वह उनके जीवन का मुख्य अंग, उसकी जीवनधार का मुख्य नेत्र था। संसार के लोग सभी धांधों इनके अंतर्गत थे। मजदूरों और कारीगरों के लिए मकान बनवाने की समस्या अभी तक हल न हुई थी। यद्यपि जिले में मनिस्टर में उन्होंने मेल जोल पैदा कर लिया था। चौतारी के राजा साहब के लोग
और भी उन्हें बड़ी शंका थी। राजा साहब एक बार लोकमत की उपेक्षा करके इतने बदनाम हो चुके थे कि उनसे कहीं महत्वपूर्ण विजय की बात भी अब उन्हें वे चोटें खाने के लिए उत्तेजित कर सकती थी। मिल बड़ी धूम से चल रही थी, लेकिन उनकी उन्नति का मार्ग मजदूरों के मकान का न होना सबसे बड़ा भद्दा था। जौन सेवा किसी उधेड़ बुन में पड़े रहते थे। संयोग से परिस्थिति से कुछ ऐसा उलटफेर हो गया कि विराट समस्या बिना विशेष उद्योग में हल हो गई। प्रभु सेवक ने असहयोग ने वह काम कर दिखाया जो कदाचित उसके सहयोग से भी ना हो सकता था। जब से सोफिया और विनय सिंह आ गए हैं, सेवक दल बड़ी उन्नति कर रहा है। उसकी राजनीति की गति दिन पर दिन तीव्र और उग्र होती जाती थी। कुंवर साहब में जितनी आसानी से पहली बार अधिकारियों की शंकाओं को शांत कर दिया था, उतनी ही आसानी से अब की बार ना कर सके। समस्या कहीं विषम हो गई थी। प्रभु सेवक को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना मुश्किल न था। विनय को घर से निकाल देना, उसे अधिकारियों की दया पर छोड़ देना कहीं मुश्किल न था। इससे संदेह नहीं कि कुंवर साहब निर्भीक पुरुष थे। जाति प्रेम के पंगे हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और विचारशील। उसको भोग विलास के लिए किसी बड़ी एजाद की बिल्कुल जरूरत न थी, किंतु प्रत्यक्ष रूप से अधिकारियों को भाजन बनाने के लिए वह तैयार न थे। वह अपना सर्व जाति हित के लिए दे सकते थे, किंतु इस तरह के हित की साधना उसके हाथों में रहे। उसमें वह आत्मसम्मान की क्षमता न थी जो निष्काम और निस्वार्थ भाव से अपने को मिटा देते हैं। उन्हें विश्वास था कि हम आड़ में रहकर उससे कहीं अधिक उपयोग बन सकते हैं। जितने सामने आकर पीने का दूसरा ही मत था। वह कहता था कि हम जायदाद के लिए अपनी मालिक स्वतंत्र का हत्या क्यों करें। हम जायदाद का स्वामी बनकर रहेंगे तो उसका दास नहीं, उसके दास बनकर नहीं। अगर संपत्ति से निवृत्ति ना प्राप्त कर सके तो इस तपस्या का प्रयोजन ही क्या। यह तो गुनाह बेइज्जत है। निवृत्ति ही के लिए तो यह साधना की जा रही है। कुंवर साहब इसका यह उत्तर देते कि हम इस जायदाद के स्वामी नहीं, केवल रक्षक हैं। यहाँ आने वाले संतानों का धरोहर मात्र है। हमको क्या अधिकार है कि भावी संतान से वह सुख और संपत्ति छीन ले जिसके वे बारिश होंगे। बहुत संभव है कि वे इतने आदर्शवादी ना हो, या उन्हें परिस्थिति के बदल जाने से आत्म त्याग की जरूरत ना ही रहे। यह संभव है कि उसमें वे सहानुभूति गुण ना हो जिसके सामने संपत्ति का कोई हस्ती नहीं। ऐसी ही युक्तियाँ से वह विनय का समाधान करने की विकल्प चेष्टा किया करते थे। वास्तव में यह बात थी कि जीवन पर्याप्त ऐश्वर्य का सुख और सम्मान भोगने के पश्चात वह निवृत्ति का यथार्थ आशय ही ना ग्रहण कर सकते थे। वह संतान ना चाहते थे, संपत्ति के लिए संतान चाहते थे। जायदाद के सामने संतान का स्थान गौण था। उन्हें अधिकारियों को खुशामद से घृणा थी। हुकुम की हाँ में हाँ मिलाना है समझते थे, किंतु हुकुम की नज़रों में गड़ना, उसके हृदय में खटकना, इस हद तक वे शत्रुता पे तत्पर हो जाए, उनके बेवकूफ़ी मालूम होती थी। कुंवर साहब के हाथों में विनय की सीधी राह में आने का एक ही उपाय था, और वह कि सोफिया से उसका विवाह हो जाए। वह भेड़ी में जड़कर अपनी उदारता को वह शांत करना चाहते थे, लेकिन अब जो कुछ विलम्ब था वह सोफिया की ओर से। सोफिया को अब भी भय था कि यद्यपि रानी मुझ पर बड़ी कृपा दृष्टि रखती है, पर दिल से उन्हें यह संबंध पसंद नहीं। उनका यह भय सर्वथा आकर्षण भी न था। रानी भी सोफिया से प्रेम कर सकती थी और कहती थी, उसका आदर कर सकती थी और कहती थी कि वह अपनी बहू में वह त्याग और विचार की उपेक्षा, लज्जाशीलता, सरलता, संकोच और कुल प्रतिष्ठा को अधिक मूल्यवान समझती थी। सन्यासी वधू नहीं, भोग करने वाली वधू चाहती थी, किंतु वह अपने हृदयगत भावों को भूलकर भी मुंह से ना निकालती थी, ना ही इस विचार से मन में आने ही देना चाहती थी। इसे कृतज्ञता समझती थी। कुंवर साहब कई दिन तक इन संकट में पड़े रहे। मिस्टर जॉन सेवक से बातचीत किए बिना विवाह कैसे ठीक होता। आखिर एक दिन इच्छा न होने पर भी विवश होकर उसके पास गए। संध्या हो गई थी। मिस्टर जॉन सेवक अभी अभी मिल से लौटे थे और मजदूरों
के मकान पे स्कीम सामने रखे हुए कुछ सोच रहे थे। कुंवर साहब को देखते ही उठे और बड़े इत्तेफाक से हाथ मिलाया। कुंवर साहब कुर्सी में बैठे थे हुए बोले, आप विनय और सोफिया का विवाह के विषय में क्या निश्चय करते हो? आप मेरे मित्र और सोफिया के पिता हैं और दोनों के ही नाते मुझे आपसे यह कहने का अधिकार है, आप इस काम में देर ना कीजिए। जॉन सेवक मित्रता के नाते चाहे वे सेवा कर सकते थे, लेकिन गंभीर भाव से, सोफिया के पिता के नाते मुझे कोई निश्चय करने का अधिकार नहीं। उसने मुझे इस अधिकार से वंचित कर दिया, नहीं तो उसे इतने दिन कहाँ आए गए, क्या एक बार भी यहाँ तक ना आती। उसने हमसे यह अधिकार छीन लिया। इतने में मिसेस सेवक आ गई। पति की ये बातें सुनकर बोली, मैं तो मर जाऊंगी लेकिन उसकी सूरत ना देखूंगी, हमारा उससे कोई संबंध ना रहा। कुंवर, आप लोग सोफिया पर अन्याय कर रहे हैं। जब से वह आई है एक दिन के लिए भी घर से नहीं निकली। इसका कारण केवल संकोच है और कुछ नहीं। शायद डरती है कि बाहर निकलूं और किसी पुराने परिचित के साक्षात हो जाए तो उससे क्या कहूँगी। थोड़ी ही देर के लिए कल्पना कर लीजिए कि हमसे कोई भी उनकी जगह होता तो उससे मन में कैसा भाव आते। इस विषय में वह छवि है। मैं तो इसे अपना दुर्भाग्य समझूंगा अगर आप लोग इसके विरक्त हो जाएंगे। अब विवाह में विलंब ना होना चाहिए। मिसेस सेवक, खुदा वह दिन भी ना लाए मेरे यहाँ। मेरे लिए तो वह मर गई, उसका फतेहा पड़ चुकी, उसका नाम का जितना रोना था रो चुकी। कुंवर, यह जायजती अपने लोग मेरे रियासत के साथ कर रहे हैं। विवाह ऐसा एक उपाय है जो विनय को उदारता का शांत कर सकता है। जॉन सेवक, मेरी तो सलाह है कि आप रियासत को कोर्ट ऑफ पोलाइट्स के सुपुत्र कर दीजिए। गवर्नमेंट आपका प्रस्ताव को संघर्ष स्वीकार कर लेगी और आपके प्रति उनका सारा संदेह शांत हो जाएगा। तब कुंवर विनय सिंह की राजनीतिक उदारता में रियासत पर जरा भी असर ना पड़ेगा। और यथापि उस समय आपको यह व्यवस्था बुरी मालूम होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसके विचारों में पूर्णता आ जाएगी तो वह अपनी कीर्ति तक होंगे और आपको अपना सच्चा हितैषी समझेंगे। हाँ, इतना निवेदन है कि इस काम में हाथ डालने से पहले आप अपने ही खूब दृढ़ कर लें। उस वक्त अगर आपकी ओर से जरा भी पसोपेश हुआ तो आपका सारा प्रयत्न विफल हो जाएगा। आप गवर्नमेंट के सलाह को शांत करने के लिए जगह में भी उकसा देंगे। कुंवर, मैं जायदाद की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मेरी इच्छा केवल इतनी ही है कि विनय को आर्थिक कष्ट ना होने पाए, बस। अपने लिए मैं कुछ नहीं चाहता। जॉन सेवक, आप प्रत्यक्ष रूप से तो कुंवर विनय सिंह के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते। हाँ, यह तो कर सकते हैं कि आप अपनी वृत्ति से जितना उचित समझे उन्हें दे दिया करें। कुंवर, अच्छा, मान लीजिए विनय इसी मार्ग पर और भी अग्रसर होते हुए तो। जॉन सेवक, तो उसे रियासत पर कोई अधिकार ना होगा, केवल उनका संतान ही तो उसका अधिकार रहेगा। जॉन सेवक, अवश्य। कुंवर, गवर्नमेंट स्पष्ट रूप से यह शर्त मंजूर कर लेगी। जॉन सेवक, ना मंजूर करने पर कोई कारण नहीं मालूम पड़ता। कुंवर, ऐसा तो नहीं होगा कि विनय के कामों का फल उन्हें संतान को भोगना पड़े। सरकार रियासत को हमेशा के लिए जब्त कर लें। ऐसा दो एक जगह हुआ है, बरार ही को देखिए। जॉन सेवक, कोई खास बात पैदा हो जाए तो यही कह सकते हैं, लेकिन सरकार की यह नीति कभी नहीं रही। बरार की बात जाने दीजिए। वह इतना बड़ा सुरबा है कि किसी रियासत में उनका मिल जाना राजनीतिक कठिनाइयों के कारण ही हो सकता है। कुंवर, तो मैं कल डॉक्टर गांगुली को शिमले से तार भेजकर बुला लेता हूँ। जॉन सेवक, आप चाहें तो बुला लें। मैं तो समझता हूँ यहीं से मसविदा बनाकर उसके पास भेज दिया जाए, या मैं स्वयं चला जाऊँ और सारी बातें उनकी इच्छानुसार तय कर आऊँ। कुंवर साहब ने धन्यवाद दिया और घर चले गए। रात भर वह इसी हेस वेश में पड़े रहे कि विनय और जानवी को इस निश्चय ही समाचार कहूँ या ना कहूँ। उनका जवाब उन्हें मालूम था, पर उपेक्षा में दुराव के सिवा सहानुभूति में जरा उसे आशा नहीं।
कहने से क्या फ़ायदा, अभी तो विनय को कुछ बहना हुआ था। यह हाल सुनेगा तो फिर ही दिलेर हो जाएगा। अंत में उन्होंने यह निश्चय किया कि अभी बदला देने से कोई फ़ायदा नहीं और विघ्न पड़ने की संभावना है। जब काम पूरा हो जाएगा तब कहने सुनने में काफ़ी समय मिलेंगे। मिस्टर जॉन सेवक को पहले तले घास न जमने देने चाहते थे। दूसरे ही दिन उन्होंने एक बैरिस्टर की प्रार्थना पत्र लिखवाया और कुंवर साहब को दिखाया। उसी दिन वह कागज़ डॉक्टर गांगुली के पास भेज दिया। डॉक्टर गांगुली ने इस प्रस्ताव को बहुत पसंद किया और खुद शिमले आ गए। यहाँ कुंवर साहब का परामर्श किया और दोनों आदमी प्रांतीय गवर्नर के पास पहुँचे। गवर्नर को इससे क्या आपत्ति हो सकती थी, विशेषतः एक ऐसी दशा में जब रियासत की एक पौड़ी भी कर्ज न था। कर्मचारियों ने रियासत के हिसाब किताब की जांच शुरू की और 1 महीने के अंदर रियासत पर सरकारी अधिकार हो गया। कुंवर साहब लज्जा और गिलेनी के मारे इन दिनों विनय से बहुत कम बोलते, घर में बहुत कम आते, आंखें चुराते रहते थे और कहीं यह प्रसंग न छिड़ जाए। जिस दिन सारी शर्त तय हो गई, कुंवर साहब ने ना रहा गया। विनय सिंह बोले, रियासत पर तो सरकारी अधिकार हो गया। विनय ने चौंक कर पूछा, क्या जब्त हो गई? कुंवर, नहीं, मैंने कोर्ट ऑफ वार्ड्स में सुपुर्द कर दिया। यह कहकर उन्होंने शर्तें का उल्लेख किया और विहित भाव से बोले, क्षमा करना, मैंने तुमसे इस विषय में सलाह नहीं की। विनय, मुझे इसका बिल्कुल दुख नहीं है, लेकिन आपने व्यर्थ ही आपने को गवर्नमेंट को हाथ में डाल दिया। अब उसकी हैसियत केवल एक वसीकेदार की है, लेकिन जिसका वसीका किसी व्यक्ति बंद किया जा सकता था। कुंवर, इसका इल्ज़ाम तुम्हारे सिर है। विनय, आपने यह निश्चय करने से पहले मुझे से सलाह ली होती तो यह नौबत ना आने पाती। मैं आजीवन रियासत से पृथक करने की प्रतिज्ञा पत्र लिख देता और आप उसे प्रकाशित करके हुकुम को प्रसन्न रख सकते थे। कुंवर सोचकर, उस दशा में भी यह संदेह हो सकता था कि मैं गुप्त रीति से तुम्हारा सहायता कर रहा हूँ। इस संदेह से मिटाने के लिए मेरे पास और कोई साधन न था। विनय, जो मैं इस घर से निकल जाता, आपसे मिलना जुलना छोड़ देता तो आप इस इंतजाम को रद्द कर देते तो अच्छा हो। मैं अपना ख्याल ही नहीं रख सकता, ख्याल किए रख रहा हूँ। मैं अपनी निब्रा का कोई राह निकालूंगा। कुंवर साहब सरल नयन होकर बोले, विनय, मुझसे ऐसी कठोर बातें ना करें। मैं तुम्हारे तिरस्कार का नहीं, तुम्हारी सहानुभूति और दया का पात्र होने योग्य हूँ। मैं जानता हूँ केवल सामाजिक सेवक से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। यह भी मैं जानता हूँ कि स्वच्छंद होकर सामाजिक सेवा भी नहीं कर सकते। कोई आयोजना जिससे देश में अपनी दशा को अनुभव करने की जागृति उत्पन्न हो, जो भ्रातृत्व और जातीय के भाव को दर्शाए, संदेह से मुक्त नहीं रह सकती। यह सब जानते हुए मैंने सेवा क्षेत्र में कदम रखे थे, पर यह ना जानता था कि थोड़े ही समय में यह संस्था यह रूप धारण करेगी और इनका परिणाम यह होगा कि मैंने सोचा न था। मैं परोक्ष में इसका संचालन करता हूँ। यह जानता था कि इनके बदले मुझे अपना सर्वस्व और अपना ही नहीं, भावी संतान का सर्वस्व ही होम कर देना पड़ेगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे इतने महान त्याग का समर्थ नहीं। विनय ने इसका कोई जवाब न दिया। अपने या सोफी के विषय में उन्हें कोई चिंता न थी। चिंता थी सेवक दल के संचालन का। उसके लिए धन कहाँ से आएगा? उन्हें कभी भिक्षा मांगने की जरूरत ना पड़ती थी। जनता से रुपये कैसे मिलते थे यह गुर ना जानते थे। कम से कम 5,000 महावर का खर्च था। इतना धन एकत्र करने के लिए संस्था में अलग ही जरूरत थी। अब उन्हें अनुभव हो गया कि धन संपत्ति कितनी तुच्छ वस्तु नहीं। 5,000 रुपये महावर, 60,000 रुपये साल का के लिए 12 लाख का स्थायी कोष होना आवश्यक था। कुछ बुद्धि काम न कर सकती थी। जानवी के पास नीच का कुछ धान था, पर वह उसे देना न चाहती थी और अब तो उसकी रक्षा करने की और
भी जरूरत थी, क्योंकि ये विनय को दरिद्र नहीं बनाना चाहती थी। तीसरे पहर का समय था। विनय और इंद्रदत्ता दोनों रुपये की चिंता में मग्न बैठे हुए। सहसा सोफिया ने आकर कहा, मैं एक उपाय बताऊं? इंद्रदत्ता, भिक्षा मांगने चले? सोफिया, क्यों न एक ड्रामा खेला जाए, एक्टर है ही, कुछ पर्दे बनवा लिए जाए, मैं भी पर्दे बनाने में मदद दूंगी। विनय, सलाह तो अच्छी है, लेकिन नायिका तुम्हें बनना पड़ेगा। सोफिया, नायिका का पाठ इंदु रानी खेलेगी, मैं परिचालिका का पाठ लूंगी। इंद्रदत्ता, अच्छा, कौन सा नाटक खेला जाए? भटजी का दुआवती नाटक। विनय, मुझे तो प्रसाद का अजातशत्रु बहुत पसंद है। सोफिया, मुझे करबला बहुत पसंद है। वीर और करुण दोनों ही रसों का अच्छा समावेश है। इतने में एक डाकिया अंदर दाखिल हुआ और एक मुहर बंद रजिस्ट्रार लिफाफा विनय के हाथों में रख चला गया। लिफाफे पर प्रभु सेवक की मुहर थी। लंदन से आया था। अच्छा विनय, अच्छा बताओ, इनमें क्या होगा? सोफिया, रुपए ना होंगे नहीं, और चाहे जो हो, वह गरीब रुपये कहाँ से पाएगा? वहाँ होटल का खर्च ही मुश्किल से दे पाता होगा। विनय, और मैं कहता हूँ, रुपये के सिवा और कुछ ही हो ही नहीं सकता। इंद्रदत्ता, कभी नहीं, कोई नई रचना होगी। विनय, तो रजिस्ट्री करने की क्या जरूरत थी? इंद्रदत्ता, रुपए तो नहीं तो बीमा ना कराया होता। विनय, मैं कहता हूँ रुपये है, चाहे शर्त बांध लो। इंद्रदत्ता, मेरे पास कुल 5,000 है, 5-5 की बाजी है। विनय, या नहीं, अगर इनमें रुपये हो तो मैं तुम्हारी गर्दन पर सवार होकर यहाँ से कमरे के उस सिरे तक जाऊँगा, ना कि तुम मेरी गर्दन पर सवार होना। बोलो। इंद्रदत्ता, मंजूर है। बोले, खोलो लिफाफा। लिफाफा खोला गया तो चेक निकला, पूरे 10,000 रुपये का, लंदन बैंक के नाम। विनय उछल पड़ा। बोले, मैं कहता था ना, यहाँ सामुद्रिक विद्या पढ़े हैं। आइए आइए गर्दन, आइए लाइए गर्दन। इंद्रदत्ता, ठहरो ठहरो, गर्दन तोड़ के रख देंगे क्या? जरा खत तो पढ़ो, क्या लिखा है? कहाँ है? क्या कर रहे हैं? लौगे सवारी गाड़ने। विनय जी, नहीं, यह नहीं होने का। आपको सवारी देनी होगी, गर्दन टूटे या रहे, इसका मैं जिम्मेदार नहीं। कुछ दुबले पतले तो हो नहीं, खासे देव तो बने हुए हो। इंद्रदत्ता, भाई, आज मंगल का दिन नजर न लगा, कुल 2 मन 35 शेर तो रह गया हूँ। राजपुताना जाने से पहले 3 मन से ज़्यादा था। विनय, खैर, देर न कीजिए, गर्दन झुकाकर खड़े हो जाइए। इंद्रदत्ता, सोफिया, मेरी रक्षा करो, तुमने ही पहले कहा था इसमें रुपए ना होंगे, वही सुनकर मैंने भी कर दिया था। सोफिया, मैं तुम्हारे झगड़ों में नहीं पड़ता, तुम ही जानो या जाने। यह कहकर उसने खत शुरू किया। प्रिय बंधुवर, मैं नहीं जानता था कि यह पत्र कैसे लिख रहा हूँ। कुछ खबर नहीं कि आजकल व्यवस्थापक कौन है, मगर सेवक दल ने मुझे अब भी वही प्रेम है जो पहले था। उसकी सेवा करना अपार कर्तव्य समझता हूँ। आप मेरा कुशल समाचार जानने के लिए उत्सुक होंगे। मैं पूना में ही था कि वहाँ का गवर्नर ने मुझसे मुलाकात करने को बुलाया। उसने देर तक साहित्य चर्चा होती रही। एक ही मर्मज्ञ है, हमारे देश में ऐसे राशि कम निकलेंगे। विनय, उनका कुछ हाल नहीं मालूम हुआ? मैंने और किसी को इतना काव्य रस चतुर नहीं पाया। कितनी सजीव सहृदयता थी। गवर्नर महोदय ने की प्रेरणा से मैं यहाँ आया, और जब से आया हूँ अतिथ्य का अविनल प्रभाव हो रहा है। वास्तव में जीवित राष्ट्र के गुणियों का आदर करना जानते थे। बड़े ही सहृदय, उदार, सहनशील, स्नेहशील प्राणी है। मुझे इस जाति में अब श्रद्धा हो गई है, और मुझे विश्वास हो गया है कि इस जाति से तो हमारे अहित कभी नहीं हो सकता। कल यूनिवर्सिटी की ओर से मुझे एक आमंत्रण पत्र दिया गया। साहित्य सेवियों के ऐसा समारोह मैंने काहे को कभी देखा था। महिलाओं का स्नेह और सत्कार देखकर मैं मुग्ध हो गया। 2 दिन पहले इंडिया हाउस में भोज था। आज साहित्य परिषद में निमंत्रित किया है। कल लिबरल एसोसिएशन दावत होगा। परसों पारसी समाज की नंबर है। तो उसी दिन
यूरेनियन क्लब की ओर से पार्टी की जाएगी। मुझे सपने में भी आशा न था कि मैं इतना जल्दी बड़ा आदमी हो जाऊंगा। मैं खताती का सम्मान और निर्देशकों की निंदा नहीं कर सकता। उसी सिवा कुनियों को और भी क्या पुरस्कार मिल सकती है। मुझे कब मालूम हुआ कि मैं क्या करने के लिए संसार में आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब तक भर्व में पड़ा हुआ था, अब मेरे जीवन का मिशन क्या होगा। प्राच्य और पाश्चात्य के प्रेम सूत्र में बांधना, पारस्परिक द्वंद्व को मिटाना और दोनों को समान भावों में जागृत करना। मैं यही व्रत धारण करूँगा। पूर्व में किसी जवानी में पश्चिम को धर्म का मार्ग दिखाया था, अब उसे प्रेम का शब्द सुनाएगा, प्रेम का पथ दिखाएगा। मेरी कविताओं का पहला संग्रह मैकमिलन कंपनी द्वारा शीघ्र प्रकाशित होगा। गवर्नर महोदय मेरी उन कविताओं को भूमिका लिखेंगे। इस संग्रह के लिए प्रदर्शनों ने मुझे 40,000 रुपये दिए हैं। इच्छा तो नहीं है कि ये सब रुपये अपनी प्यारी संस्था को भेंट करता, पर विचार हो रहा था कि अमेरिका का सैर भी करूं, क्योंकि अब समय जो कुछ भेजता हूं उसे स्वीकार कीजिए। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसीलिए धन्यवाद का आशा नहीं रखता। हाँ, इतना निवेदन करना अवश्य समझता हूँ कि आपको सेवा का उच्च आदर्शों का पालन करना चाहिए और राजनीतिक परिस्थितियों में विरक्त होकर वसुधैव कुटुंब का प्रचार को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। मेरे व्याख्यानों की रिपोर्ट आपको यहाँ के समाचार पत्रों में मिलेगी। आप देखेंगे कि मेरे राजनीतिक विचारों में कितना अंतर हो गया है। मैं अब स्वदेशी नहीं सर्वदेशी हूँ। अखिल संसार मेरा स्वदेशी है। प्राणी मात्र में मेरा बंधुत्व है और भौगोलिक तथा जातीय सीमाओं को मिटाना मेरे जीवन का उद्देश्य है। प्रार्थना कीजिए कि मेरा अमेरिका में सकुशल लौट आऊं। आपका सच्चा बंधु, प्रभु सेवक। सोफिया ने पत्र मेज पर रख दिया और गंभीर भाव से बोली, इसके दोनों ही अर्थ हो सकते हैं, आत्मीय उत्थान या पतन। मैं तो पतन ही समझती हूँ। विनय, क्यों उत्थान क्यों नहीं? सोफिया, इसीलिए कि प्रभु सेवक की आत्मा सिंहार प्रिय है, वह कभी स्थिर चिंता नहीं रहे। जो प्राणी सम्मान से इतना फूल उठता है वह उपेक्षा का इतना ही हताश हो ही जाएगा। विनय, यह कोई बात नहीं, कदाचित मैं भी इसी तरह फूल उठता, यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है। यहाँ उसकी कोई क्या कद्र हुई, मरते दम तक गुमनाम पड़े रहते। इंद्रदत्ता जब हमारे काम के नहीं रहे तो प्रसिद्ध हुआ करे। ऐसे विश्व प्रेमियों से कभी किसी का उपकार ना हुआ है ना होगा। जिसमें आप अपना नहीं वह पराया क्या होगा? सोफिया, सर्वदेशिकता हमारे कई कवियों में ले डूबी, इन्हें भी ले डूबेगी। इनका होना ना होना हमारे लिए दोनों बराबर है। बल्कि मुझे तो अब इससे हानि पहुंचाने की शंका है। मैं जाकर अभी इस पत्र का जवाब लिखती हूँ। यह कहते हुए सोफिया वो पत्र हाथ में लिए हुए अपने कमरे में चली गई। विनय ने कहा, क्या करूं, रुपए वापस कर दूं? इंद्रदत्ता, रुपए क्यों वापस करोगे? उन्होंने कोई शर्त तो नहीं की है। मित्रोचित सलाह दी है और बहुत अच्छी सलाह दी है। हमारा भी तो वही उद्देश्य। अंतर कितना चाहता है कि वह समता के बिना ही बंधुत्व का प्रचार करना चाहते हैं। हम बंधुत्व के लिए समता को आवश्यक समझते हैं। विनय, ऐसी क्यों नहीं कहते हैं कि बंधुत्व समता पर नहीं स्थिर है? इंद्रदत्ता, सोफिया देवी मुझे खबर लेंगे। विनय, अच्छा, अभी रुपए रखे लेता हूँ, पीछे देखा जाएगा। इंद्रदत्ता, 2-4 ऐसे ही मित्र मिल जाए तो हमारा काम चल जाए निकले। विनय, सोफिया का ड्रामा खेलने की सलाह कैसी है? इंद्रदत्ता, क्या पूछना, उनका अभिनय देखकर लोग दंग रह जाएंगे। विनय, तुम मेरी जगह होते तो उन्हें स्टेज पर लाना पसंद करते। इंद्रदत्ता, पेशा समझकर तो नहीं, लेकिन परोपकार के लिए स्टेज पर आने में शायद मुझे आपत्ति न होगी। विनय, तो तुम मुझसे कहीं ज़्यादा उदार हो। मैं तो इसे किसी हालत में पसंद ना करूँगा। हाँ, यह बताओ सोफिया, आजकल कुछ उदास मालूम होती है। कल इसने मुझसे जो बातें की वे बहुत निराशाजनक थी। उनको भय है कि उसी के कारण रियासत का यह हाल हुआ है। माताजी ने उन पर जान देती थी, पर वह उससे दूर भागती है, फिर वही आत्मिकता बातें करती है। इनका आशय आज
मेरी समझ में नहीं आया। मैं तुम्हारे पाँव की बेड़ी नहीं बनना चाहती। मेरे लिए केवल तुम्हारी स्नेह दृष्टि काफ़ी है और जाने क्या क्या। और मेरा यह हाल है कि घंटे भर भी उसे ना देखूं तो चिंता विकल्प हो जाता है। इतने में मोटर की आवाज़ आई और एक क्षण में इंदु आ पहुंची। इंद्रदत्ता, आइए इंदु रानी आइए, आप ही का इंतजार था। इंदु, झूठे हो, इस वक्त जरा भी चर्चा न थी। रुपये की चिंता में पड़े हुए हो। इंद्रदत्ता, तो मालूम होता है आप कुछ लाई है। लाइए, वास्तव में हम लोग बहुत चिंतित हो रहे थे। इंदु, मुझसे मांगते हो? मेरा हाल जानकर भी एक बार चंदा देकर हमेशा के लिए सीख गई। सोफिया कहाँ है? अम्मा जी तो आज अब राजी है ना? विनय, किसी की दिल की बात कोई क्या जाने। इंदु, मैं तो समझती हूँ अम्मा जी राजी हो ही जाए तो भी तुम सोफी को ना मना पाओगी। तुम्हें इस बातों से दुख तो अवश्य होगा, लेकिन किसी आघात के लिए पहले से तैयार रहना इससे कहीं अच्छा है कि वह अस्मयतक रीति से सिर पर आ पड़े। विनय ने आंसू पीते हुए कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही अनुमान होता है। इंदु, सोफिया कल मुझसे मिलने आई थी। उसकी बातों ने उसे भी रुलाया और मुझे भी। बड़े धर्म संकट में पड़ी हुई है। ना तुम्हें निराश करना चाहती है, ना माता जी को अप्रसन्न करना चाहती है। न जाने क्यों उसे अब भी संदेह है कि माता जी उसे अपनी वधू नहीं बनाना चाहती। मैं समझती हूँ कि यह केवल उसका भ्रम है। वह स्वयं अपने मन का रहस्य को नहीं समझती। वह स्त्री नहीं है, केवल एक कल्पना है, भाव और आकांक्षाओं से भरी हुई। तुम उनका रसास्वादन कर सकते हो, पर उसे अनुभव नहीं कर सकते, उसे प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, कभी अपने अंतरंग भाव को व्यक्त नहीं कर सकता। वाणी में इतना समर्थ ही नहीं, सोफिया वही कवि का अंतर्धर्म भावना है। इंद्रदत्ता को अपनी आपकी यह बातें भी कोरी कल्पना है। सोफिया, ना कभी कल्पना है, ना कोई गुप्त रहस्य, ना देवी है, ना देवता, ना अप्सरा है, ना परी। जैसे अन्य स्त्रियां होती है, वैसी ही एक स्त्री वह भी है। वही जिसके भाव है, वही उसके विचार है। आप लोगों ने कभी विवाह का तैयारी की? कभी कोई भी ऐसी बातें की जिससे मालूम होता है कि आप लोग विवाह के लिए उत्सुक हैं? तो जब आप लोग स्वयं उदासीन हो रहे हो तो उसे क्या गरज पड़ी हुई है कि उसकी चर्चा करते फिरे? मैं तो अक्खड़ आदमी हूँ, मुझे लाख विनय से प्रेम हो, पर अपने मुंह से विवाह की बात ना कहेंगी। आप लोग वही चाहते हैं जो किसी तरह नहीं हो सकता, इसीलिए आप लाज का रक्षा करने के लिए उसे युक्ति निकाल रही है। आप लोग तैयारियां कीजिए, फिर अपनी ओर से आपत्ति हो या अलबत्ता उसकी शिकायत ना हो सकती है। जब देखती है आप लोग स्वयं धुकुर पुकुर कर रहे हैं तो इन उक्तियों से अपनी आबरूई बचाती है। इंदु, ऐसा कहीं भूलकर भी ना करना, नहीं तो वह इस घर में भी ना रहेगी। इतने में सोफिया वह पत्र लिए हुए आती हुई दिखाई दी जो अपने प्रभु सेवक के नाम लिखा था। इंदु के बाद पलट दी और बोली, तुम लोग को जो अभी खबर ना होगी, मिस्टर सेवक को पांडेपुर मिल गया। सोफिया ने इंदु को गले मिलते हुए पूछा, पापा वह गांव लेकर क्या करेंगे? इंदु, अभी तो मालूम ही नहीं, वह मोहल्ला खुदवाकर फेंक दिया जाएगा और वहाँ मील के मजदूरों के लिए घर बनाएंगे। इंद्रदत्ता, राजा साहब ने मंजूर कर दिया? इतनी जल्दी भूल गए? अब की शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इंदु, सरकार का आदेश देता, कैसे न मंजूरी करते। इंद्रदत्ता, साहब ने बड़ी दौड़ लगाई, सरकार पर अब मंत्र चला दिया। इंदु, क्यों? इतनी बड़ी रियासत पर सरकार का अधिकार नहीं करार दिया, एक राजद्रोही राज का अपंग नहीं बना दिया, एक क्रांतिकारी संस्था को जड़ नहीं खोद डाली। सरकार पर इतने एहसान करके यूं ही छोड़ देते? चतुर व्यवसायी हुए ना, कोई राजा ठाकुर हुए। सबसे बड़ी बात तो यह कंपनी की है। कंपनी ने 25 सैकड़ों नफा देकर बोर्ड के अधिकांश सदस्यों को वशीभूत कर
लिया। विनय राजा साहब का पद त्याग कर देना चाहिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिर पर लेने से तो कहीं अच्छा होता। इंदु कुछ सोच समझकर तो स्वीकार किया होगा। सुना पांडेपुर वाले अपने घर छोड़ने पर राजी नहीं होते। इंदु दत्ता ना होना चाहिए। सोफिया जरा चलकर देखना चाहिए वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन कहीं मुझे पापा नजर आ गए तो नहीं, मैं न जाऊँगी, तुम्ही लोग जाओ। तीनों आदमी पांडेपुर की तरफ चले। इसी के साथ हमारा 41 चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग 41 चैप्टर समाप्त करके 42 चैप्टर अगले एपिसोड में देखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि कोई त्रुटि हुई होगी तो कमेंट करके बताइएगा कि ये त्रुटि हुई है, मैं उसे पुनः सुधारने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेती हूँ विदा।